जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन शोभन आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी सुपर 100 की सीरीज में मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी पे। एंड इट्स डे 3 जहां पे हम सुपर 100 सीरीज में आगे चीज़ें आगे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम हमारा जीएस का एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक रूल हमारा ग्रामर का पढ़ेंगे और टेलीग्राम चैनल पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारी जो रोज़मर्रा की लाइफ है वहाँ पे एक कंसेप्ट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो हमारी रियल लाइफ में भी यूज़ होने के साथ साथ हमारे एग्जाम में भी यूज़ होता है, वो है ग्रेविटेशन। तो आज हम चीज़ें सीखेंगे ग्रेविटेशन के बारे में कि हाउ ग्रेविटेशन प्ले रोल इन आवर लाइफ एंड ऑल्सो इन आवर एग्जाम। उसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे एनडीए और सीडीएस के अपकमिंग बैचेस के बारे में। अगर आप सीरियस हैं एनडीए 2 और सीडीएस 2 एग्जाम को लेके, तो आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और आपकी कंप्लीट सिलेबस की कवरेज करवाई जाएगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और तो और रिटन बैच के साथ आपको एसएसबी की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री करवाई जाएगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपनी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं हमारे आज के चैप्टर को, जो कि है ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन समझने से पहले हमें ग्रेविटेशन सुनते ही हमारे दिमाग में आती हैं चीज़ें कि कोई चीज़ नीचे गिर रही है और वो नीचे गिरने का कारण हम समझते हैं कि वो ग्रेविटेशन है। ये हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर हम कहीं से भी छोड़ते हैं वो तो नीचे जाती है, जिसका रीज़न ग्रेविटेशन है। लेकिन वो ग्रेविटेशन कैसे काम कर रही है वो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अब वो समझने के लिए हमें एक खास तरह के फोर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को हम समझ लेते हैं ताकि हम ग्रेविटेशन को अच्छे से समझ सके। तो वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। जब भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट आपका गोल गोल घूमता है, सर्कुलर मोशन में होता है, तो उस मोमेंट पे वो अपनी डायरेक्शन को हर मोमेंट पे चेंज कर रहा होता है। जिस रीजन से हम मानते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो भी हर मोमेंट पे चेंज हो रही होती है और इसी वजह से एक फोर्स जनरेट होता है और जो फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। ए फोर्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट दैट कीप्स इट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। कि उसको जो गोल गोल घुमाने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाने में, चाहे हमारे प्लैनेट्स की मैं बात करूं, चाहे यहाँ पे किसी और चीज़ की बात करूं, जो फोर्स रोल प्ले करता है उस फोर्स का नाम है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्साइटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाथ। वो कहाँ से लगता है? आपका सेंटर ऑफ पाथ से लगता है। विदाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स देयर विल बी नो सर्कुलर मोशन, देयर विल बी नो सर्कुलर पाथ्स जहाँ पे मोशन हो रखी होती। तो क्या होता है, चीज़ें हमेशा एक स्ट्रेट वे में ट्रैवल कर रही होती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि मून हमारे अर्थ के चारों तरफ गोल गोल चक्कर काटता है, तो उसका रीजन भी सेंट्रीपिटल फोर्स ही है जो अर्थ के द्वारा उस पर लगाया जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमें समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेविटेशन के बारे में कि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। तो ग्रेविटी हम समझ लेते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हमारे अर्थ पे गिर रही है तो ग्रेविटी है। लेकिन उससे पहले हमें ग्रेविटेशन को समझना पड़ेगा। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दो अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत माइनर से डिफरेंस दोनों में होता है। तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन आपका एक अट्रैक्शनल फोर्स होता है जो हर चीज़ के अंदर लगता है। यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनके अंदर मास होता है और हर वो चीज़ जिसके अंदर मास है वो हर दूसरी चीज़ जिसके अंदर मास है उसको अट्रैक्ट करता है, और जिस फोर्स से उसको अट्रैक्ट करता है या इस अट्रैक्शन को ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का नाम दे दिया जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हमें समझ में आ गई है। अब बात करते हैं ग्रेविटी क्या होता है। ग्रेविटी कुछ नहीं है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका लग रहा है। जब हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं। अगर उन दो बॉडीज में से एक बॉडी कोई प्लैनेट हो जाए, हमारा अर्थ हो जाए, या कोई और सेलेस्टियल बॉडी हो जाए, तो उस केस में हम इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को नाम दे देते हैं ग्रेविटी का। दैट इज सो सिंपल। अब क्या इसको कैलकुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स। m1 इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसका मास है, m2 इज द सेकंड ऑब्जेक्ट जिसके मास की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इन दोनों बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हम निकाल रहे हैं, तो ये दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों की डिस्टेंस की स्क्वायर के। तो हमारे सामने इन दोनों की अगर हमें कोई ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने की बोल दे तो हमारे पास एक फॉर्मूला इस वजह से जनरेट हो जाता है, दैट इज जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कैपिटल जी है वो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, दूसरा आपको जी की वैल्यू याद होनी चाहिए, और इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है, अगर दो मास हैं, दोनों मासेस का अगर मास डबल कर दिया जाएगा
तो आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या एक ऑब्जेक्ट का मास हाफ कर दिया जाए और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया जाए तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे होंगे इफ m1 को मैं हाफ कर दूं और m2 को मैं डबल कर दूं तो हमारा टोटल जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे और ये वैल्यूज आप याद कर लेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर ग्रेविटी की हम बात करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट हमारा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जहाँ पे अर्थ हो गया है तो सेम हम अर्थ के बीच में, अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और अर्थ गोल गोल घूमती है सन के चारों तरफ, हम वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमने समझ लिया, हमने चीज़ें समझ ली हैं कि ग्रेविटी क्या होती है, हमने फॉर्मूला समझ लिया है। अब हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है, हमारे मास का, हमारे वेट से रिलेटेड जो कंसेप्ट होता है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मास और वेट क्या सेम चीज़ है या अलग अलग चीज़ है? तो पहली चीज़ जो आपको समझना है कि मास और वेट आपका दो अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल, अगर आपका वेट अर्थ के ऊपर 560 न्यूटन है तो आपका वेट मून के ऊपर कितना होगा? 90 न्यूटन, और आपका मास दोनों जगह पे सेम रहेगा, दैट विल बी योर 56 केजी। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं, क्या अर्थ के ऊपर मास आपका 1 केजी है तो आपका मून पे कितना रहेगा या मार्स पे कितना रहेगा? वो सेम रहेगा हमेशा, विच विल बी 1 केजी। ग्रेविटी दोनों पे अलग अलग जगह है, जिस वजह से आपका वेट दोनों पे अलग अलग जगह होगा। हम जो किलोग्राम में मेजर करते हैं वो हम मेजर करते हैं हमारे मास को, और हम हमारे वेट को न्यूटन में मेजर करते हैं। हम न्यूटन में मेजर क्यों करते हैं? उसका रीजन है कि वेट आपका एक तरह का फोर्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले मास को समझते हैं कि मास क्या है। इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन द फिजिक्स एंड द मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। वी कैन डिफाइन मास एज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ द मैटर इन द सब्सटेंस, कि कितना उस बॉडी के अंदर मैटर एग्जिस्ट करता है, उसको हम मास का नाम दे सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मास आपका है वो है किलोग्राम। ये हमें समझ में आ गई है। आगे हम बात कर लेते हैं वेट के बारे में। तो इट इज द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी, की कितनी आपकी उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है। क्या आपका ग्रेविटी कितना एक्ट कर रही है, तो उसको कहते हैं हम हमारा वेट। अब वेट का यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो है mg, मास और ग्रेविटी यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी मास इनटू एक्सीलरेशन, जो हमने हमारे पहले 2 दिन के चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था, फॉर्मूला न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, F इक्वल टू ma। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारा जो वेट है वो एक तरह का फोर्स है। तो इसी रीजन से आपकी जो वेट की यूनिट है वो आपका न्यूटन है, ना कि आपका किलोग्राम। ये बात आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। हमारे मास और वेट के कंसेप्ट को हमने क्लियर किया है, तो अब बात कर लेते हैं कि हाँ, क्या हमारा वेट हर जगह सेम होता है? बिल्कुल नहीं। क्या हमारा मास हर जगह सेम होता है? बिल्कुल जी। और क्या अर्थ के ऊपर हमारा वेट अलग अलग होता है? बिल्कुल। आपका पोल्स के ऊपर जो वेट होता है वो ज्यादा होता है आपका इक्वेटर की अगर मैं बात कर, तो उसके कंपैरिजन में। अब उसका रीजन क्या है वो हम समझ लेते हैं। उसका रीजन है कि हमारी जो शेप है अर्थ की, उस स्फेरिकल नहीं है। हमारी जो अर्थ की शेप है वो ऑब्लेट स्फेरॉइड है, वो थोड़ी सी चपटी है हमारे पोल्स के पास से। सो जिस रीजन से हमारे पोल्स के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा लगता है इन कंपैरिजन ऑफ इक्वेटर, विच इज द रीजन कि आपका वेट आपका पोल्स पे ज्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ इक्वेटर। इस बात को आप याद रखेंगे, इस रीजन को आप याद रखेंगे। आपके एग्जाम में ये चीज पहले भी पूछी गई है और फिर से पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कि लिफ्ट के अंदर आपके साथ आपका अपेरेंट वेट क्या होगा अगर लिफ्ट आपकी मूव कर रही है। अगर आपकी लिफ्ट मूव कर रही है ऊपर या नीचे, या कांस्टेंट, पहले बात कर लेते हैं, अगर वो कांस्टेंट है तो वो आपके वेट के ऊपर कोई इस पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो ऊपर या नीचे मूव कर रही है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि एक्सीलरेशन आपकी वहां पे नहीं है, उस केस में भी आपका जो अपेरेंट वेट है वो सेम रहेगा, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो जितना है उतना ही शो करेगा। चाहे वो ऊपर मूव कर रही हो आपकी लिफ्ट, चाहे वो नीचे मूव कर रही हो आपकी लिफ्ट, चाहे वो किसी कैसे भी मूव कर रही हो। इफ देयर इज नो एक्सीलरेशन, इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इन दैट केस देयर विल बी नो चेंज इन योर वेट। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारी लिफ्ट एक्सेलेरेट कर रही होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा। अगर हमारी लिफ्ट एक्सेलेरेट कर रही है ऊपर की तरफ, तो हमारा जो वेट है उससे ज़्यादा वेट हमारा शो हो रहा होगा वहाँ पे मीटर के अंदर। हमारा अपेरेंट वेट हमारे रियल वेट से काफ़ी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है और लिफ्ट हमारे पैरों पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, तो दोनों फोर्स आपके ऐड हो जाएंगे, जिस रीज़न से वेट आपका जो कि फॉर्म ऑफ फोर्स ही है वो आपका ज़्यादा शो करेगा। अगर हम बात कर लेते हैं हमारी लिफ्ट अगर नीचे की तरफ एक्सीलेट कर रही है
उस केस के अंदर हमारा जो वेट है, रियल वेट, और हमारा जो वेट शो कर रहा होगा मीटर के अंदर, उन दोनों में डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो टोटल वेट जो बनता है वो माइनस होके आता है उस केस में जब हमारी लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलेरेट करते हैं। दोबारा समझ लेते हैं इस कंसेप्ट को। अगर वहां पे एक्सेलेरेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आपका वेट सेम रहेगा। अगर एक्सेलेरेशन आपका अपवर्ड है तो आपका वेट ज्यादा हो जाएगा। अगर आपके एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ कर रही है आपके लिफ्ट, तो आपका वेट कम हो जाएगा। और इन केस कि वो आपका लिफ्ट किसी रीजन से उसकी तार टूट जाती है, एकदम से वो गिरने लगती है नीचे, फ्री फॉल की कंडीशन हो जाती है, तो आपका वेट वहां पे 0 मान लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आज शाम को आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को। और जो क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब में वीडियो में पूछा है, उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे इंग्लिश सेक्शन के बारे में कि इंग्लिश के अंदर आज क्या स्पेशल हम पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश के अंदर आज हम स्पेशल पढ़ेंगे प्रोनाउंस से रिलेटेड एक कंसेप्ट कि प्रोनाउंस आपका अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग केसेस में, अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनका सही तरीके से यूज करें करेक्ट ग्रामर के लिए। तो रूल क्या है? रूल ये कहता है कि यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउंस विच आर आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और उसी वहीं पे आपको जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है उनका यूज करना है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ऑफ प्रीपोजिशन। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से? वो हो गए आपके मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। तो इस रूल को आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, और जितने भी रूल्स मैं आपको करवाता हूँ डेली, उनकी आप एक अलग से शीट बना लेंगे, ताकि आपको एग्जाम जब आपका पास आ रहा होगा तो आप सारे रूल्स को एक साथ एक दिन में बैठ के रिवाइज कर सकें। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन से मेरा क्या मतलब है, कैसे यूज करना है उनको। यहाँ पे हम बहुत बार बोल देते हैं ही एंड मी वेंट टू द स्टोर, तो वो एक गलत तरीके से हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें यूज करना है उसे एज ए सब्जेक्ट। तो वी विल बी यूजिंग ही एंड आई वेंट टू द स्टोर। सब्जेक्ट का जब हम यूज करेंगे प्रोनाउन पे, तो एज ए सब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज नहीं करेंगे। वहीं जब एज ए ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे तो वहां पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। जैसे जॉन गेव द बुक टू मी, यहाँ पे हम आई नहीं करेंगे। एक इनकरेक्ट सेंटेंस में दिखा देता हूँ, जैसे हम बहुत बार लिखते हैं मी एंड सारा आर गोइंग टू द पार्टी। हम ऐसा बहुत बार बोलते हैं, बहुत बहुत कॉमन ये एरर हमें देखने को मिलता है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है सेम एरर। तो ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव एज ए सब्जेक्ट की जगह हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज किया प्रोनाउन की। तो ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है। इन दिस एग्जाम्पल द प्रोनाउन मी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। इट शुड बी आई, सारा एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी। विच आपको क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि व्हेन आइडेंटिफाइंग द एरर्स इन ए सेंटेंस रिलेटेड टू द प्रोनाउन, जब भी आप एरर ढूंढ रहे होंगे प्रोनाउन से रिलेटेड, प्लीज पे अटेंशन टू द प्रोनाउन फंक्शन कैसे कर रहा है, एज ए आपका सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है या एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। जब इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि अगर वो सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है, तो आपको वहां पे सब्जेक्टिव केस ही लगाना है, चाहे वो आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा हो। और ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा है, तो आपको वहां पे ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना, चाहे आपको पढ़ने में कैसा भी लग रहा हो। आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है उस बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको रूल्स के बेसिस पे क्वेश्चन करने हैं। आई होप आपको लेक्चर में मजा आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पढ़ते रहना। डेली हम इसी तरीके से नए नए कंसेप्ट, नए नए रूल पढ़ेंगे। Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Please subscribe our Manekshaw Officers Academy YouTube channel, and for further MCQs, practice questions, mock tests, PDF and study material, join us on Telegram and Instagram. Link given in the description.